विंडो, पेड़ के नीचे बैठा एक डेस्क, डेस्क पे बैठी एक लड़की, सब दिखेगी आपको, एवरीथिंग। एंजॉय, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स एंटर इनटू द रिफ्लेक्शन पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? In a very simple sense, which you have been studying from 8th standard, reflection is nothing but the bouncing back of light, है ना। ये आपका एक मिरर है, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है आपके सामने। When the light falls on that object, a lot amount of light reflects back. Sometimes no light reflects back, sometimes all the light reflects back. If I take the case of a plane mirror, almost everything reflects back. 99% of the light reflects back from a plane mirror. Correct. This is called as reflection, the bouncing back of light. Now, when I take the case of a plane mirror, the light falling on the mirror is called as the incident mirror, क्योंकि वो लाइट इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट मीन्स इनकमिंग, जैसे इनकमिंग कॉल होता है वैसे इंसिडेंट कॉल हो सकता है, वैसे इंसिडेंट रे कहते हैं। एंड द रे विच इज रिफ्लेक्टेड इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड रे, सबको पता है। The angle between the incident ray and the normal is called as the angle of incidence, no surprise there. And the angle between the reflected ray and the normal is called as the reflected ray. हम सब जानते हैं, और 8th standard से हम laws of reflection पढ़ते आ रहे हैं। The number one law of reflection is the angle of incidence is always equal to angle of reflection. Always, मतलब always, भाई भाई है ये। Number two, the incident ray, the normal and the reflected ray, as you can see, all lie on the same plane at the point of incidence. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होती है? जहां पे रे गिर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दोबारा कह रहा हूं, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल ऑफ देम लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टड़ा, ठीक है। तो हम बात करें थे प्लेन मिरर की। नाउ इन सीबीएसई 10th एग्जामिनेशन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कम्स इन, विच इज चुल्लू पानी में डूब मरने वाला क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, एन 8th स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। कौन कौन से है भाई? चलो हम उठाते हैं संटा और बंटा को, ठीक है। देखो संटा बंटा खड़े हैं यहाँ पे, बीच में मिरर रखा हुआ है, ठीक है, बीच में मिरर है, संटा बंटा यहाँ पे। सो द इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। संटा का साइज बंटा से सेम होता है, ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद क्या होता है? द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर and the object distance from the mirror, they are equal. ऐसा तो नहीं है कि the one day you wake up from your bed and you're looking in yourself into the mirror और आप देख रहे हो वैसे और आपको दिख रहा है अपना इमेज 2 किलोमीटर पीछे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे को तो ज्यादा दिक्कत होगी, बड़े लोगों को शेव करने में क्या होगा, क्या करेंगे, क्या जिंदगी बच क्या जाएगा। फिर बात जाते हैं, इमेज इज ऑलवेज डायरेक्ट, यू डोंट वांट टू सी योर लेग व्हेन यू आर सीइंग योर फेस, नो। ऑब्वियसली आप जाके खड़े हो गए मिरर के सामने, आपको अपना चेहरा देखना है, पैर नहीं ना। The image is always erect, not inverted. ये बात याद रखना। उसके बाद the image is always laterally inverted. I don't understand the reason behind it. Reason है बहुत सारे, लेकिन अलग बात है, वो और ज़्यादा डीप है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बाद में देख लेना आप लोग। But the image is always laterally inverted, यानी कि आपका राइट लेफ्ट होगा और आपका लेफ्ट राइट होगा in the mirror, ठीक है। And the image is always virtual. Why is it always virtual? In a very very simple logical sense, because the image is formed behind the mirror. अगर इमेज बना हुआ है आपके मिरर के पीछे तो वो हो जाएगा वर्चुअल भाई। चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा हूं, ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है जो आपने बताया मैंने भी आपको, द इमेज प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर कम्स फॉर 2 मार्क्स इन सीबीएसई इंटर एग्जामिनेशन। कितने मार्क्स ले भाई? काफी ज्यादा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये 2019 के एग्जाम में भी आया था, मतलब पिछले साल भी आया था, और मैंने बच्चों को बताया था 50 बार की क्वेश्चन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आ भी गया। सुन लो ध्यान से। तो ये आया था सीबीएसई 10 2019 में, आया था 2 मार्क्स। नोट डाउन कर लो बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सॉर्टेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू टेक एन ऑब्जेक्ट सच एज मी, a very interesting object, if you take me as an object and you're able to see me, why? Light falling on me is getting reflected to you. It falls in your eyes and then you see me. My question is, for this image, my image to be formed inside your eyes, how many reflected rays do you need? कितने reflected rays चाहिए होते हैं हमें एक ray diagram बनाने के लिए? क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी एक सीबीएसई 10 का क्वेश्चन है। इफ ऑल रेस मीट एट द सेम पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, सारे के सारे रेस मीट करते हैं एट द सेम पॉइंट, ये हमें पता है, और उसी पॉइंट पे इमेज बनती है ना। देन हाउ मेनी रेस आर सफिशिएंट टू फाइंड द इमेज? 3, 2, 1 और मेनी, और यू कैन से इनफाइनाइट। आई वांट द आंसर्स ऑन द चैट राइट नाउ इन 5, 4, I'll come and check it out when the premiere is going on. 2, 1 and the time is up. I hope that you answered the question as
2 है ना? हाँ, यस, आई होप यू गाइस आंसर द क्वेश्चन एज 2. क्यों? क्योंकि द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, where the rays actually or appear to meet. That's where the intersection happens and that's where I get the image. Now it is not necessary that I need more than 2 rays for intersection. भाई intersection तो मेरे 2 हाथों से भी हो सकती है. There are only 2 rays absolutely enough to give you a reflected image, है ना? आपको 2 से ऊपर थोड़ी चाहिए होता है. क्या करोगे 2 से ऊपर? है? जलेबी तलोगे? बिल्कुल नहीं. चलो 2 is the answer. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, प्लेन मिरर कौन सा खत्म हुआ. देन वी एंटर इनटू द कांसेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इन द चैप्टर. स्फेरिकल मिरर्स में कितने टाइप ऑफ मिरर्स होते हैं बच्चों? 2 टाइप के मिरर्स होते हैं. एक होता है कॉनकेव, ये एक होता है कॉन्वेक्स मिरर. हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स, लैटरल इन्वर्जन हो रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा. कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना? याद रखना है. तो ऐसे हाथ बेंड कर देना. जैसे आप ऐसे हाथ बेंड करो, क्या दिखेगा आपको? दिस इज द कॉनकेव पार्ट. क्यों कॉनकेव बोलेंगे इसे? क्योंकि ये केव्ड इनवर्ड है. दिस इज केव्ड इनवर्ड. केव दिख रहा है ना, कुछ छोटा सा केव, तो कॉनकेव. और ये क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा कॉन्वेक्स. क्यों कॉन्वेक्स हो जाएगा भाई? ये फ्लेक्स्ड आउट है, ये बाहर की तरफ फ्लेक्स हो चुका है. तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना? सो द पार्ट, सो दो स्फेरिकल मिरर्स whose reflecting surface is curved inwards. कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन इस भाग से होता है ना? और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन इस भाग से होता है. दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. आइडियली अगर मैं देखूं, अगर मैं नॉर्मल आपको तरीके से समझाऊं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है. देखो, ये मैंने बना दिया, ये एक मैंने कर्व बना दिया. नाउ दिस कर्व कुड कम आउट टू बी एनी मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना? अगर रिफ्लेक्शन यहां से हो रही है केव्ड इन पार्ट से, तो वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर. अगर रिफ्लेक्शन इस भाग से हो रही है तो वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर. सिंपल एज दैट. समझ में आई बात? तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, इस बात को हमेशा याद रखना. अब आगे बढ़ते हैं. Now the next important thing which we all need to understand is the ray diagrams. Before we understand the ray diagram, we need to know the parts of every spherical mirror. And the parts are very simple. You have the major important parts called as center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis और aperture. इन सब के बारे में पता होने के बाद ही आप ray diagrams बना सकते हो, है ना? So if I take the case of a concave mirror, what is pole? Pole is the center of the mirror. सेंटर, यानी कि अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये जो सेंटर है उस सेंटर को मैं कहूंगा पोल. ठीक है? नाउ वी ऑल नो दैट स्फेरिकल मिरर्स आर अ पार्ट ऑफ बिगर स्फीयर. ये जो मेरा स्फेरिकल मिरर है वो एक बड़े स्फीयर का एक छोटा सा भाग है ना? तो उस स्फीयर का एक सेंटर होता होगा. सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या कहते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर. वी कैन कॉल इट अ सेंटर ऑफ स्पीयर ऑल्सो, लेकिन यहां पे स्पीयर हमें दिखता नहीं है ना, एक्चुअली में होता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर क्या होता है? मिरर जो कर्व पार्ट है उसको कर्वेचर कहते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बुला देते हैं उसको. सेंटर ऑफ स्पीयर भी आप कह सकते हो. ठीक है? देन कम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? भाई अगर ये सेंटर है और ये कर्वेचर है, तो फ्रॉम द सेंटर टू द पेरीमीटर और टू द सर्कमफ्रेंस विल बी कॉल्ड एज द रेडियस. बस वही है. सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर and the pole of the mirror is called as radius of curvature. ठीक है? सारी इंपॉर्टेंट बात होगी. अब बात करते हैं अपर्चर की. What is aperture? This entire area of the mirror where reflection is happening. So the entire reflecting surface of the mirror is called as aperture. जैसे एक convex mirror है, ये एंटायर भाग यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है. सो दिस एंटायर रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज द अपर्चर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर और अपर्चर ऑफ द कॉनकेव मिरर. ठीक है? सिंपल. अब सबसे लास्ट बात, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? नाउ मेनी ऑफ यू गाइस गिव मी द सेम डेफिनेशन. प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेम, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेम डेफिनेशन देते हैं. मुझे पता नहीं क्यों, दोनों बहुत ही डिफरेंट एक दूसरे से. जैसे कि मुझे पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस देख के भी ये लगता है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. देन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. डिफरेंस क्या हुआ है ना? तो एक बहुत बात इसमें स्पेसिफाई करनी होती है कि कुछ वर्ड्स में चेंज हो जाएगा. सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन. इट्स एन इमेजिनरी लाइन, एक्चुअली में नहीं होती है. सो principal axis is an imaginary line or imaginary axis not joining the center of curvature and pole. नहीं, joining के बदले क्या लिखोगे आप? passing through.
लाइन हमेशा पास थ्रू करती है, लाइन सेगमेंट दो चीज के बीच में होता है, मैथ्स से पढ़ा है ना हमने, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रॉपर डेफिनेशन इज द इमेजिनरी लाइन और एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। दैट्स द एक्चुअल डेफिनेशन। गलतियां मत करना, मैं आपको सारी गलतियां बताने की कोशिश कर रहा हूं इस सेशन के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो ये था पार्ट्स ऑफ अ मिरर। चलो इसी पार्ट्स में से एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये रहा आपके सामने। विच ऑफ दीज टर्म्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? वी ऑल स्टडीड द पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। Now, out of these four options which you see, which one of them is not a part? Which one of them you didn't study as a part of mirror right now? Center of curvature बुड़बक, radius of curvature बुड़बक, aperture बुड़बक और incident ray बुड़बक। इनमें से कौन से बुड़बकों को आपने नहीं देखा है? सब किसी को नहीं देखा होगा, सबको देखा है। Think about it. Which बुड़बक is it? The answer comes out to be obviously. I hope you guys gave it. Incident ray बुड़बक जी। तो इंसिडेंट रे इज द थिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इंसिडेंट रे विच इज समथिंग एक्सटर्नल, जो उस पे गिरती है, तो ये गिरने वाला बुड़बक है, बाकी सब पार्ट वाले बुड़बक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स आउट टू द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ये डिफरेंसेस आपको पता ही है, मैं बस थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं आपको। सो सबसे पहला डिफरेंस ये हो जाएगा भाई कि फॉर द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज ए कन्वर्जिंग मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज ए कन्वर्जिंग मिरर। दोबारा देखते हैं, ध्यान से देखो। सो कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग मिरर। व्हाई? बिकॉज ऑल द पैरेलल रेस which are parallel to the principal axis of the concave mirror converge at a common point called as the focus. क्या कहते हैं इसको? फोकस, ठीक है। लेकिन ये बात अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए करें, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग मिरर। Why? Because all the rays which are parallel to the principal axis falling on the convex mirror diverge out. So that's why they call it as diverging mirror. तो अगर ये diverge कर रही हैं, तो मतलब रिफ्लेक्टेड रेस जो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। All these reflected rays do not intersect each other. एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता ही नहीं है इनका। तो अगर इन रिफ्लेक्टेड रेस का एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बात बताओ, क्या आपको यहां पे एक रियल इमेज मिलेगी? विल यू गेट अ रियल फोकस हियर? विल यू गेट अ रियल इमेज हियर इफ द रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट? द आंसर इज नो। सो व्हाट डू? यू स्टिल नीड एन इमेज। क्या करोगे आप? यू जस्ट प्रोजेक्ट बैक ऑल दीज रिफ्लेक्टेड रेस बैकवर्ड। सो व्हेन यू प्रोजेक्ट बैक ऑल दीज रिफ्लेक्टेड रेस बैकवर्ड, यू सी ओ हो, एक लव स्टोरी की तरह। चलो असलियत में नहीं, लेकिन सपनों में मिल जाते हैं। ये देखकर आपके रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट हो जाते हैं बिहाइंड द मिरर। सो दे आर कॉल्ड एज सपनों वाला फोकस, बेसिकली वर्चुअल फोकस, ठीक है। इट्स नॉट अ रियल फोकस इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इट इज अ रियल फोकस। ये हकीकत में होता है। कॉनकेव मिरर मर्द है, हकीकत में करते हैं चीजें, ठीक है। दैट्स व्हाट हैपेंस। ऑन द सेम बेसिस ये डिफरेंस समझा दिया मैंने आपको। फोकस इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर एंड फोकस इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बस आगे बढ़ते हैं। सो वंस द फोकस वाज फॉर्म्ड और ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, आपको पता, ये तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं था कि फोकस भी बनती है। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि अच्छा, रेस अगर पैरेलल जाती हैं तो लाइट एक जगह पे कन्वर्ज होती हुई दिखती है, हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला। तो वो जो पॉइंट बन रहा था, द पॉइंट वेयर वी गॉट द फोकस, इट वाज एग्जैक्टली एट द सेंटर बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बन रहे थे। तो हमें इस बात से पता चला, अच्छा तो मतलब फोकस जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे पे होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बन रहा है फोकस। एंड सो दिस फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, दैट इज फोकल लेंथ। दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स हाउ यू गॉट इट। नाउ मेनी ऑफ यू गाइस गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू फॉर्मुलाज। ये फॉर्मुला एक ही है, F इक्वल टू R/2 लिखो या तो R इक्वल टू 2F लिखो, तो बात तो एक ही होती है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रिमेंबर ओनली वन ऑफ दीज, वरना बच्चे यहां पे F इक्वल टू 2R लेके आ जाते हैं। मुझे पता है इस बारे में, इसलिए मैं कह रहा हूं रिमेंबर वन ऑफ दिस, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन आपके सामने रिलेटेड टू फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ फोकस इज लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 20, 15, 10 और 5। 20, 15, 10 और 5 क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका आंसर?
चलिए देखते हैं 20, 15, 10 और 5। 3, 2, 1। उम्मीद है कि हजारों बच्चों ने यहां पे आंसर दे दिया होगा ऑलरेडी। उम्मीद है कि हजारों बच्चे देख रहे हैं यहां पे। ओके, सो 20, 15, 10 और 5 द आंसर ऑब्वियसली कम्स आउट टू बी, अगर फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसका डबल होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आंसर होना चाहिए 20 सेंटीमीटर इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। गाइस शाबाश मेरे शेरों। कितने बच्चों ने इसका आंसर 5 दिया? बताना कितने बच्चों ने 5 दिया ना? है, सोचा होगा 5 है। सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू दिस कि if in case you guys gave me 5 centimeter, the very simple answer for this question is, what I need to do is, let me explain you what to do now. So you might find a water bottle next to you. Everyone do this with me. People who gave me 5 centimeter and also people who gave me wrong answer. You might find a bottle of water next to you. मैंने कप उठाया है, उस bottle of water में से simple सी बात है खोलने का, take some water and pour it in your hands. ठीक है, take some water and pour it in your hands और उसमें डूब मरो। ठीक है, उसमें से डूब मरना। हट, आगे बढ़ते हैं। फंसे ना? फंसेगी नहीं है ना? आई नो, सच बोलो। गुड, ओके। जो बच्चों ने सही आंसर दिया था वो भी सोच रहे होंगे सर क्या, व्हाट सर। ओके, दिस द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ठीक है, ओके। सो नाउ वी अंडरस्टूड द पार्ट्स ऑफ अ मिरर। आई एम जस्ट इमेजिनिंग यू गाइस doing that. Okay, anyways, coming back to the point. So we understood the parts of a concave and a convex mirror. Now just before we go forward for the ray diagrams of a concave and convex mirror, there is something which we need to do. That is, what are the rays which we should use to find out the ray diagrams? क्योंकि भाई from a particular object infinite number of rays come out. तो इसमें से मैं कौन सा रे उठाऊं कि मुझे रे डायग्राम इजीली मिल जाए? मुझे उठाने तो है सिर्फ 2। आई जस्ट नीड 2 rays to give me a reflected image, to just form an image. Now out of my entire body, from where should I take my 2 rays? How should I take it? Should it be parallel to principal axis, inclined to principal axis, outside of principal axis? कैसे लेना पड़ेगा मुझे? क्योंकि from a particular object चारों तरफ से इमेज आ रही, चारों तरफ से इंसिडेंट रेस निकल रही है ना? क्यों लगता नहीं आपको? You can see me from there, you can see me from there. आप वहां खड़े हो जाए मुझे देख सकते हो, वहां से देख सकते हो, वहां से देखते हो, पीछे से देख सकते हो, ऊपर से देख सकते हो, हर एक एंगल से देख सकते हो ना मुझे। इसका मतलब है कि हर एक एंगल से ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेस निकल रही है, रिफ्लेक्टेड रेस निकल रही है। तो मैं कौन सा इंसिडेंट रे उठाऊं जिससे मुझे बराबर रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए इजीली विदाउट एनी मेजरमेंट्स? उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस। इन स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम सर। ठीक, तो यहां पे जो सर्जी है, इट हेल्प्स अस टू फॉर्म द रे डायग्राम्स विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी मेजरमेंट, बस बनाने का। जैसे पहला स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे ये कहता है कि ऑल दी लाइट रेज पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिटर्न थ्रू द सेम पाथ, विल रिट्रेस द सेम पाथ। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे गया, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा उसी पार्ट से आ निकलेगा। बताओ चमत्कार कैसे? क्योंकि भाई any light ray passing through the center of curvature, let me try doing this, ठीक है? So any light ray passing through the center of curvature जब लगेगी यहां पे, किस पे? आपके मिरर पे, तो क्या होगा? देखो यहां पे ध्यान से, the mirror is basically a big circle, और ये क्या हो गया फिर? ये तो रेडियस हो गया, और रेडियस हमेशा बनाती है 90 डिग्री टू दी सर्कमफ्रेंस, 90 डिग्री बनाती है ना? तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री, बिकॉज द इंसिडेंट रे इज ऑल्सो कमिंग एट 90 डिग्री एंड द नॉर्मल इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0 डिग्री। सो योर लाइट रे कम्स एंड गोस टेक द सेम पाथ। सो लाइट रे आती है 0 डिग्री पे, चली भी जाती है 0 डिग्री पे, तो रिट्रेस हो जाता है। ठीक है, so that was your first standard incident ray. Second comes one of the most easiest, that is, ये पढ़ लेते पहले, फिर ये पढ़ेंगे। All the light rays coming parallel to the principal axis passes through the focus. Everyone knows this, right? इसका exact opposite होता है आपका third sir, that is, all the rays passing to the focus after reflection becomes parallel. ये तो हमें सबको पता ही है, तो ये हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं and we'll do the ray diagrams not through this particular way. हम करते हैं एक simulation, ठीक है? तो हाँ बच्चों, सिमुलेशन भी है।
आपको क्या लगा हम आपको मजे नहीं देंगे? मजे तो बिल्कुल देंगे आपको। तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, नाउ वी गोना डू सॉर्ट ऑफ सिमुलेशन। तो मेरे सामने क्या आप देख सकते हो, मेरे सामने कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, जैसे कॉनकेव मिरर। पहले हम हमारे फोकस थोड़ा बढ़ा देते हैं। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का है, चलो चलता है, दिख रहा है आपको, ये फोकस है, ये 2F को मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस है यहाँ पे, ठीक है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है हमने यहाँ पे, जैसे वैल्यू आप देख सकते हो, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हाइट है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट है आपका 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स टेक दिस बैक। इतना ही दूर जा सकता हूं, मेरे से दूर नहीं जा सकता, करेक्ट। तो जैसा देख सकते हो, when my object is very very far away from the mirror, let's assume that is at infinity. For this let me reduce down the focus a bit. मैं 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर लेता हूं। ओके 10 सेंटीमीटर हो गया, जैसा देख सकते हो अभी, करेक्ट। Where is my image formed? Let me use my standard incident rays. Ray number 1, all the light rays passing parallel to the principal axis from the object passes through the focus. Ray number 2, रे नंबर, हाँ ये उठाते, नहीं एक मिनट, हाँ, ऑल दी लाइट रेज पासिंग थ्रू दी फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिख रहा है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, ये है ना। सो एज यू कैन नोटिस हियर वेरी क्लियरली, both of these rays intersect almost at the focus. Why is it almost? Because I have not taken this object to the infinity, I cannot take it. But अगर ये infinity पे होता, you can have a very clear sense कि ये intersection होती है exactly at the focus, है ना? So in this scenario, where is the image formed? The image is formed at the focus. The image is formed at the focus. For example, as you can see, image distance is 11.2 centimeter only because we are not at infinity. और focal length है 10 centimeter. तो focal length और देख सकते हो image distance almost same एक दूसरे से, बिल्कुल। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हाइट है 10 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज हाइट कितनी मिल रही है आपको? -1.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये इमेज जो है वो है इन्वर्टेड, क्योंकि नेगेटिव आया आपको आंसर। दूसरा 1.4 सेंटीमीटर मतलब वेरी डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट हाइट 10 है और ये 1.4 है, तो इट्स अ वेरी वेरी डिमिनिश्ड इमेज व्हिच यू आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब ये इसके आगे तो आपको कहानी पता ही है। व्हेन आई ब्रिंग माय ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर, व्हेन आई ब्रिंग माय ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर, व्हाट हैपेंस टू द इमेज? आप देखना इमेज को ध्यान से, इमेज दूर आएगा। जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता है, इमेज दूर आता है। इसको दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूं, फोकस थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। 20 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, अब दिख रहा होगा इमेज बराबर, है ना। तो इमेज पहले फोकस पे था। नाउ आई एम ब्रिंगिंग माय ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर, एज यू कैन नोटिस वेरी क्लियरली इमेज इज कमिंग आउट ऑफ द मिरर, इमेज इज गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर, है ना। Okay, now the second ray diagram which you have, that is when the object is kept beyond center of curvature, where is the image formed? Between C and your focus, between C and F, ये आपको पता है। Next is when the object is kept on C exactly, the image is formed at C itself. बस इतना याद रखो कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक ले जाऊंगा, इमेज दूर आती रहेगी, बस ये इतना ध्यान रखो, आपको रे डायग्राम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। Then comes what is, अच्छा अब मैं इसके ऊपर और जाऊं, इफ आई ब्रिंग माई ऑब्जेक्ट इवन मोर क्लोजर, इमेज और दूर जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट को भी ला दिया मैंने C और F के बीच में, देखो इमेज और दूर चलेगी। एंड व्हेन आई कीप माई ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन फोकस, इमेज चलेगी, मतलब क्या कहते हैं, इमेज चलेगी जहन्नुम में, मतलब जन्नत चलेगी। वो कहां चलेगी? वो इन्फिनिटी पे। हाँ देखो इमेज कहां पे भाई, इमेज है इन्फिनिटी पे, स्क्रीन पे नहीं है, मतलब पूरे स्क्रीन में नहीं है, हमारे देश में नहीं है, कहीं चलेगी वो, चलेगी वो कहीं दूर दूर दूर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर आप इसके सामने लाओगे, इफ यू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इवन मोर क्लोजर टू द मिरर, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and P, व्हाट डू यू नोटिस? यू नोटिस दैट द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, नॉट इवन रियल, बन गया सपना, देख रहे हो आप। सो व्हाई इज इट अ वर्चुअल इमेज इन दिस सिनेरियो, नॉट अ रियल इमेज? दैट इज बिकॉज इफ यू नोटिस, पहला रे आप जो देख रहे हो रियल रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है। द रे विच इज पैरेलल passes through focus, the ray which passes through the focus becomes parallel, है ना। ये दोनों रेस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है रियल लाइफ में, तो हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट बैक करेंगे। एंड when both these reflected rays are projected back, you notice that the image is found behind the mirror and virtual. अब एक बहुत खास बात है इस पर्टिकुलर इमेज की, इसको हम कहते हैं शाहरुख खान। आपको पता ही होगा, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से देखा हुआ है हमारे सीरीज को, यू नो दैट आई कॉल दिस इमेज एज शाहरुख खान। व्हाई इज दिस शाहरुख खान? भाई क्यों SRK क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि ये जो बंदा है वो स्पेशल है। दिस स्पेशल मैन, वेरी स्पेशल, दिस शाहरुख खान सर। क्यों? बताता हूं कैसे। दिस इज द ओनली सिनेरियो व्हेन द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। वो भी कैसा? वो बनाता है वर्चुअल
इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, डिमिनिश्ड भी नहीं, एनलार्ज्ड इमेज। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे हम? उसको हम कहेंगे वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज कहेंगे उसको, करेक्ट ना? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है वी, ये याद रखना हमेशा, हमेशा शाहरुख खान जी वी होंगे, हम होंगे हम, ठीक है? तो ये हो गया बच्चों आपका कॉनकेव मिरर का सिनेरियो। इसी के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर भी कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर रहा बहुत ही सिंपल, मतलब इतना अच्छा बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, रियल लाइफ में छोड़ो सपनों में भी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है आपको देता है सिर्फ एक टाइप का इमेज। चलो मैंने ला दिया ऑब्जेक्ट इस तरफ, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इस साइड से कॉन्वेक्स मिरर। देखो आप देख रहे हो आप, when the object is at infinity, image is at focus, and this is the only ray diagram. When the object is at infinity, image is at focus. उसके बाद आप जो चाहे करो, जो चाहे कर लो आप, इमेज फोकस के पीछे जाएगा ही नहीं। इमेज विल ऑलवेज बी बिटवीन फोकस एंड पोल बिहाइंड द मिरर। जो भी कर लो आप, इतना सख्त लौंडा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। मतलब भाई एटीट्यूड तो देखो, हिलेगा नहीं वो, फोकस और पोल के बीच में जो चाहे कर लो। इसी सिनेरियो में अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर होता तो कॉनकेव मिरर अभी 6 रे डायग्राम बन चुके होते थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही देगा आपको। देख रहे हो आप, स्टार है ये, स्टार। समझ में आई बात? लेकिन अब इसको याद कैसे रखें? ये बात मैंने आपको भी ऑलरेडी बहुत बार बताई हो, बच्चों को पता होगा। बच्चों चैट बढ़ा लो, क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? वेदांतों का वेद कहते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है आपको जिंदगी भर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज देगा। क्या देगा? ऑलवेज इट विल बी फॉर्मिंग अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज every single time. And the same thing goes for your concave lens also, which we'll study later in this session itself. So virtual, erect and diminished image, guys. So I hope all of you guys remember this. So please remember that. Please note this down right now. Numericals में बहुत काम आएगा, ठीक है? तो चलो बच्चों, ये हो गया रे डायग्राम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जल्दी से, और देखते हैं कि आप लोग क्या रे डायग्राम से मेरा आंसर दे सकते हो कि नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। An object is at a distance of 15 centimeter is slowly moved towards the pole of a convex mirror. The image will get shortened and real, enlarged and real, enlarged and virtual, diminished and virtual. क्या लगता है आपको इसका आंसर? अरे रे क्या हुआ मैंने ना ये जाना, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? पता ही होगा, वेद बता दिया मैंने यार। I told you वेद, virtual, irrect and diminished. The image will always be diminished and virtual. There is no other answer. बता दिया ना आंसर। Very good, congratulations, you guys are super smart now. You guys have revised almost everything in case of reflection, all not or everything almost there. Before I enter into the numericals, the part comes is sign convention. अब बहुत बच्चों ने मुझे पूछा है सर साइन कन्वेंशन प्लीज एक बार समझा देना आप। साइन कन्वेंशन का बच्चों मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब साइन कन्वेंशन अभिषेक सर वेदांतु, यू विल गेट फॉर बोथ लेंसेज एंड मिरर्स। उसके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा इन दिस सेशन आई गिव यू अ वेरी स्मॉल टिप टू रिमेंबर द साइन कन्वेंशन। कैसे? इस डायग्राम को देख लो, बस इतना याद रखो बच्चों, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव, हर एक चीज इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव, एवरीथिंग बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट आप हमेशा मिरर के सामने रखते हो इन फ्रंट, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। एवरीथिंग बिहाइंड द मिरर इज पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स बोथ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज भाई असली दुनिया में बनेगी, यानी कि मिरर के सामने बनेगा असली दुनिया में रियल इमेज। सो इमेज डिस्टेंस फॉर अ रियल इमेज इज नेगेटिव, बट फॉर ये रेडियस कर्व से बता रहा है, लेकिन बता देता हूं आपको इमेज डिस्टेंस के बारे में भी, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो फॉर अ रियल इमेज द इमेज डिस्टेंस वुड बी नेगेटिव, एंड फॉर अ वर्चुअल इमेज इमेज डिस्टेंस वुड बी पॉजिटिव, बिकॉज वर्चुअल इमेज यानी कि मिरर के पीछे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनेगा, तो इमेज बन जाएगा पॉजिटिव। खत्म। उसके बाद क्या? उसके बाद ये है, कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा मिरर के सामने होता है रियल लाइफ में, जिंदगी में, तो फोकल लेंथ हमेशा होगी किसकी? कॉनकेव मिरर की नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की ऑब्वियसली होगी पॉजिटिव, क्योंकि ये रियल फोकस नहीं बनाता है, सपनों में बनाता है ना, वर्चुअल फोकस बनाता है। उसके बाद ये थी सामने और पीछे वाली बात मिरर्स के लिए। अब ऊपर और नीचे वाली बात करते हैं।
anything above the principal axis is positive, anything below the principal axis is negative. Now if you notice in this particular way, ये आपको पता भी होगा, ये ग्राफ जैसा नहीं लग रहा. अगर ये ग्राफ होता, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब मिरर के सामने हमेशा चीजें नेगेटिव होती है और पीछे पॉजिटिव होती है, बस. सो इफ यू कैन रिमेंबर द साइन कन्वेंशन इन टर्म्स ऑफ अ ग्राफ लाइक दिस, यू आर नॉट गोना गेट कंफ्यूज, क्योंकि ग्राफ तो आप हमेशा इतने बार कर चुके हो 10th स्टैंडर्ड में, सिंपल सी बात है. ठीक है, हमेशा मिरर को ग्राफ के ओरिजिन में रख देना ऐसे, जहां पे पोल और ओरिजिन एक जगह पे हो. अब इसके आगे तो आपको पता ही है भाई, सेट है ना, बस. तो ये था बच्चों साइन कन्वेंशन. इसी बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो जो h होता है वो हमेशा होगा पॉजिटिव फॉर बोथ द मिरर्स. दूसरी बात आती है हाइट ऑफ द इमेज. अगर इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो वो बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो रियल इमेज के लिए वो होगा नेगेटिव, लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, उसके लिए होगा पॉजिटिव. बस साइन कन्वेंशन खत्म. तो इसी बात को याद रखना, फोटो ले लो स्क्रीनशॉट का, बड़े सिंपल से याद रखना बच्चों. सारी चीजें ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सारी चीजें इन फ्रंट ऑफ मिरर नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव. ठीक है, ओके. सो आई होप ऑल यू गाइस गॉट दिस. लेट्स डू अ सिंपल सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल राइट नाउ आफ्टर वी अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला बताया आपको 1/f = 1/v + 1/u. दैट्स योर मिरर फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन द केस ऑफ mirrors, I hope all of you guys know this, it's m is equal to v minus v by u. हम सब जानते हैं इसको हम equal to h dash by h भी लिख सकते हैं, है ना. ये दोनों फॉर्मूला आपको पता ही है. चलो अब करते हैं सिंपल सा न्यूमेरिकल. आपके सामने ये रहा, मैं आपको दूंगा एग्जैक्टली कितने, I'll give you just 45 seconds to do this problem. Go ahead, I'm waiting right now. Let's go guys, let's go. An object is placed 25 cm in front of a concave mirror of focal length 12.5 cm. At what distance from the mirror should the screen be placed so that a sharp image is obtained? I don't think you even have to do this numerically. आपको इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली भी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बच्चों. ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग से चुटकी भर में हो जाएगा. सोच के देखो, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन. थिंक वेरी हार्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. हो पा रहा है? कर लिया? 15 सेकंड और आपके पास. You have 15 seconds more. This is a very, very, very easy question. You'll be like, मैं जब आंसर बताऊंगा आपको लगेगा सर ये क्या केजी के क्वेश्चंस दे रहे हो आप, ऐसे लगेगा. पता ही है आपको इस बारे में, बताया था मैंने. ये सेशन जो है प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये सेशन रिवीजन के लिए. ठीक है, ओके. सो आई होप ऑल यू गाइस गेव द करेक्ट आंसर. मैं बता देता हूं आपको, मैं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर दूंगा, उसके अलावा रे डायग्राम के साथ भी सॉल्व करता हूं. तो बताया हुआ है कि ये है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर. अगर फोकल लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, देन ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, 25 सेंटीमीटर पे, डबल पे होगा. और बताया गया है कि भाई ऑब्जेक्ट भी 25 सेंटीमीटर पे है. सो द ऑब्जेक्ट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर. So if the object is on center of curvature, image should be also on center of curvature. It should be real and inverted image. तो भाई 25 सेंटीमीटर in front of the mirror. ये हो गया in terms of रे डायग्राम. अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है मेरे को सीबीएसई 10th में, तो मैं नहीं करूंगा इसको न्यूमेरिकली, मैं डायरेक्टली डाल दूंगा. क्यों न्यूमेरिकल क्यों करना, थोड़ी पूछा है एमसीक्यू में, है ना. लेकिन अगर ये आ गया न्यूमेरिकल में, कैसे करोगे आप भाई, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. क्या निकालना, 1/v. सो 1/v is equal to 1/f minus 1/u. फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव, 1/-12.5. 12.5 में नहीं लिखूंगा क्योंकि हो जाऊंगा मैं कंफ्यूज, डेसिमल है, तो मैं लिखूंगा 25/2. सेम 25/2 लिखने के बदले ऊपर ले जाता हूं मैं, सो 2/25. सेम चीज है, 25/2 होता है, 2/25 रेसिप्रोकल. माइनस यू कितना होता है भाई, यू होता है -25. करो अभी जल्दी, -25 तो -50 माइनस +25 डिवाइडेड बाई -25 इंटू -25. बच्चों मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्रू एलसीएम निकालता हूं, तो प्लीज चिंता मत करना. तो ये हो जाता है आंसर -25 डिवाइडेड बाई -25 इंटू -25. आंसर आ गया 25 कैंसिल, नेगेटिव कैंसिल, एक आंसर आ गया आपको. v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड 25 सेंटीमीटर. सॉर्टेड. बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन. मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन है डिपेंडिंग अपॉन मैग्निफिकेशन. हाँ, ये आपके सामने एक क्वेश्चन रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन और एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर. इस क्वेश्चन को करने के लिए दोबारा मैं आपको दूंगा 45 सेकंड्स. एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू डोंट नीड 45 सेकंड्स. व्हाट यू नीड इज जस्ट टू रीड द क्वेश्चन एंड विद इन सेकंड्स, विद इन 2-3 सेकंड यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर. विद इन जस्ट 3 seconds you should be able to give the answer. The moment you see the mirror, you should know the answer here.
ट्रस्ट मी, ऑप्शंस ही ऐसे हैं कि आपको देख के लग जाना चाहिए कि अच्छा यार ये तो काफी इजी है. इफ यू रिमेंबर द वर्ड विच आई टोल्ड यू अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, वेद वर्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, उस बेसिस पे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. बहुत इजी क्वेश्चन. मुझे बताना कि कितने बच्चों ने 3 सेकंड में कर लिया. ये कितने बच्चों ने 3 सेकंड में कर लिया है. बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन. जल्दी 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 एकदम से भगाओ भगाओ, अपने पेस को आगे बढ़ाओ. एंड योर टाइम एंड्स इन 5, 4, 3, 2, 1. You didn't have to solve this numerical. Even if you have to, you can definitely do this in 45 seconds. And so I'm just looking into two of things. Convex mirror. The moment I see convex mirror, the word which comes is VED. Virtual, erect and diminished. Virtual यानी कि मैग्निफिकेशन होना चाहिए पॉजिटिव. डिमिनिश्ड यानी कि मैग्निफिकेशन शुड बी लेस देन 1. खत्म. नेक्स्ट पार्ट. डिमिनिश्ड है यानी कि एच डैश होगा एच से छोटा. एच कितना यहां पे 5 सेंटीमीटर, मतलब एच डैश होगा 5 सेंटीमीटर से कम. दूसरा, ये इरेक्ट इमेज है तो एच डैश होगा पॉजिटिव. निकालो आंसर. मैग्निफिकेशन एच यहां पे 5 से बड़ा है तो ये नहीं है आंसर. मैग्निफिकेशन 1.73 है, मतलब 1 से बड़ा है, ये नहीं है आंसर. मैग्निफिकेशन 0.43 है, एच इज 2.14. हाँ, ये कैंडिडेट अच्छा हो सकता है. डी भी देख लेते हैं. मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर. बस इतना इजी हो गया. बस वेद समझना है भाई, ये वेद याद रख लो, साइन कन्वेंशन हो जाएगा, सिंपल है ना. कोई बात नहीं, मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेते हैं. चलो ठीक है, मैथमेटिकली कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व, क्योंकि बहुत बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एग्जाम में आ गया न्यूमेरिकल में तो क्या करेंगे हम. बता देते क्या करेंगे हम भाई. अरे बल्ले बल्ले भाई, चिंता क्यों. ठीक है चलो सॉल्व करते हैं इसको. तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. क्या निकालना है, पहले v निकालना होगा. इस प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30. रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ होगा 50. करेक्ट. तो निकालना है v. 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. 1/v इज इक्वल टू 1/+ 15, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन. माइनस u तो हमेशा नेगेटिव होता है तो -20. निकालो आंसर. -20 माइनस 15 तो -35 डिवाइड बाई 15 इंटू -20. नेगेटिव नेगेटिव कट गया. 5 3 बार, 5 7 बार, तो आ जाएगा मेरा आंसर v इज इक्वल टू 60/7. दैट्स बेसिकली 8.57 सेंटीमीटर है ना. 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको 60/7 में v. उसके बाद क्या निकालना है आपको, उसके बाद निकालना है आपको मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन होती है -v/u. v की वैल्यू कितनी आई. v की वैल्यू बच्चों डेसिमल में मत लेना क्योंकि कैलकुलेशन में हो जाएगी डिफिकल्टी. तो v की वैल्यू ले लो फ्रैक्शन में, तो -60/7. और u कितना दिया आपको, u दिया हुआ है -20, तो -20 ले लें यहाँ पे. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल. 20 1 23 3/7 एंड 3/7 इज समवेयर अबाउट कितना आना चाहिए, 0.43 आना चाहिए. आ जाएगा आपको 0.43. मैग्निफिकेशन आ गई, सिंपल. अब निकालना h डैश. h डैश और भी बहुत इजी. m इज इक्वल टू h डैश बाई h, तो h डैश विल बी इक्वल टू m इंटू h. m कितना है आपको, अगेन डेसिमल में मत लेना, डेसिमल मत लो, सीधा ये लो 3/7 इंटू h कितना है 5, तो 15/7. 15/7 होगा 2.14 सेंटीमीटर पॉजिटिव. खत्म आंसर. वैल्यूज को डेसिमल मत दो, हमेशा फ्रैक्शन में लो, कैलकुलेशन इजी होती जाएगी. ठीक है, दैट्स ऑल. कितना टाइम लगा ये, 1 मिनट के ऊपर लगा नहीं ना, बस. ठीक है. नाउ जस्ट वन मोर सिंपल टिप विच आई वुड लाइक टू टेल यू. व्हेनेवर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम्स इन ना, मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द डायग्राम. हमने देखो डायग्राम बनाने के कितना मस्त आंसर समझ में आ गया हमें. तो अच्छा हमेशा ये होता है कि डायग्राम बनाओ, वेरीफाई करो, फिर कर भी लो. वेरिफिकेशन मेथड जो मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे, वेद वाला जो वेरिफिकेशन मेथड था जो मैंने अप्लाई किया था, वो मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है. व्हेन आई टॉट न्यूमेरिकल्स फॉर लेंस एंड न्यूमेरिकल्स, वो वीडियो आपको मिल जाएगी. जस्ट गो अहेड ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर लेंस न्यूमेरिकल्स और मिरर न्यूमेरिकल्स और कॉनकेव मिरर न्यूमेरिकल्स, कॉन्वेक्स मिरर न्यूमेरिकल्स, अभिषेक सर वेदांतु. बस सर्च फॉर दैट. ठीक है, ओके. खत्म हो गई. हाँ चलो हो गया बच्चों, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया. बिल्कुल. We took I think somewhere about 40-45 minutes to complete reflection वाला पार्ट. रिफ्रैक्शन में इतना वक्त नहीं लगेगा क्योंकि भाई रिफ्रैक्शन में ज्यादा है नहीं काम, क्योंकि रिफ्लेक्शन समझ में आ गया तो रे डायग्राम से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. साइन कन्वेंशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. तो लेते हैं एक छोटा सा 30 सेकेंड्स का ब्रेक. कर लो चिल आउट, रिलैक्स हो जाओ. ठीक है. आई होप ऑल ऑफ यू गाइस हैव बीन एंजॉयिंग दिस सेशन टिल नाउ. वंस अगेन रियली सॉरी कि मैं लाइव नहीं आ पाया भाई, हमेशा लाइव नहीं हो पाता है, लेकिन इस हफ्ते 4 बार आ चुका, मैंने बता दिया ऑलरेडी. 4 बार लाइव आया, 4 बार बहुत बड़ी बात है.
ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है बच्चों, एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आगे जाते जाते मैं और ज्यादा लाइव आऊंगा। जैसे मैं पहले आता था सिर्फ हफ्ते में एक बार लाइव, वेडनेसडे को 9 बजे आता था मैं, अगर आपको याद होगा तो वेडनेसडे 9 बजे में सिर्फ लाइव आता था। लेकिन अभी सिंस बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं, वी आर ऑल ट्राइंग टू कम एज मच एज लाइव एज पॉसिबल। उसके अलावा एक और छोटी सी बात बतानी थी आपको, ये बात थी कि हाँ, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था आप लोगों को कि क्विज सीरीज स्टार्ट होने वाला है एक और बार, अलॉन्ग विद दी स्प्रिंटेक्स सीरीज। 2 बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो हमारे अलावा और कोई नहीं करता है, तो डू चेक इट आउट, इट विल बी रियली अमेजिंग। स्प्रिंटेक्स के लिए आई होप ऑल ऑफ यू गाइस तैयार हो आप लोग। उसके अलावा एक और बात थी, उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारे सेशन को, हर एक सेशन को, है ना? उम्मीद सारे सेशन को एंजॉय कर रहे हो ना? आई होप ऑल दिस सेशंस आर एक्चुअली एडिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ, है कि नहीं? होपफुली है। उसके अलावा अभी कुछ 1-2 दिन पहले मैंने एक और वीडियो निकाला था, हाउ टू स्टडी बिटवीन दी गैप्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। जैसे मेनी ऑफ यू गाइस हैव 3 days हॉलीडे फॉर योर साइंस एंड मेनी ऑफ यू गाइस हैव 6 days हॉलीडे। तो उस गैप में कैसे पढ़ना है वो मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मेरे ख्याल से वो बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे सारे अमेजिंग वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, ओके, वापस करें फिर रिफ्रैक्शन कर लें। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन मेरे ख्याल से बच्चों हो जाएगा आधे घंटे में, तो समवेयर अबाउट 1 or 15 minutes में सेशन हो जाना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आई रिफ्रैक्शन की। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अगेन आई विल नॉट गो मच डीपर, आई जस्ट से द डेफिनेशन वेरी सिंपली, जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना होता है। When the light travels from one medium to another, it bends. This is called as refraction. Or I can also say the bending of light when it travels from one medium to another is called as refraction. 1 mark, simple answer, done. The reason behind that is when the light travels from one medium to another, obviously its speed changes due to which it bends. Now speed change होने के बाद सर bend क्यों होता है वो डिटेल में पढ़ाया मैंने और दूसरे वीडियो में, तो वहां पे देख लेना, लेकिन एग्जाम में इतना ही आता है, इसलिए मैं रिवीजन में इतना करवा रहा हूं आपको, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, now the other point which we have to remember is when the light rays travel from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. तो इसके लिए एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो सिंपल सी बात है लेकिन याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। whenever the light travels from a rarer to a denser medium, यानी कि एयर है, एयर से ग्लास में जा रही है, glass is more denser than air, no? तो when the light is traveling from air to denser, that is rarer to denser medium, the angle of incidence would be greater than angle of refraction. आपका angle of incidence हमेशा angle of refraction से ज्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि लाइट बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल ना। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गया वो ऐसे, तो ये जो एंगल है वो तो कम हो गया है ना, बस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम सिनेरियो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इफ इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा रिफ्रैक्टेड एंगल से कम होगा, क्योंकि भाई लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, तो ये था एंगल, लेकिन वो बेंड हुआ अवे, तो एंगल बढ़ गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है सीबीएसई 10th में, इसको हम कहते थे हॉट्स, क्योंकि थोड़ा हार्ड लगता था ये कि ये क्या लोचा है भाई, पता नहीं हमें क्या होगा। पूछा जाता था कि व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को होता क्या है? H1N1 स्वाइन फ्लू हो जाता है उनको, नहीं ये होता है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया अभी तो। क्या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? नंबर 1, पहला लॉ तो भाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इज इक्वल टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्टेड रे के बदले आप लिखोगे रिफ्रैक्टेड रे, बाकी सब सेम। दोबारा बताता हूं, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ जो है वो है इंपॉर्टेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सेकेंड लॉ को जानते हो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। हम सबको ये लगता है कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है सेकेंड लॉ, जो कि गलत है। ये दोनों लॉ स्नेल्स लॉ के ही है, स्नेल के ही। ऐसा नहीं कि पहला लॉ बनाया स्नेल के भाई ने और ये बनाया स्नेल ने, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों ने स्नेल नहीं बनाया, लेकिन सेकेंड लॉ ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि पहला लॉ तो अंडरस्टूड था। तो Snell's second law of refraction is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant value, and that constant value, as all of you guys know, is called as what? बच्चों चैट में डालो, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ क्या कहते हैं, जल्दी 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 जल्दी। Okay, I hope all of you guys are giving me the answer, and the answer which you guys are giving me, I am pretty sure it must be
मिस्टर मोगैम्बो, है ना? दैट्स द आंसर यू गिविंग मी, राइट? मिस्टर मोगैम्बो, है ना? डोंट गेट वरीड। मिस्टर मोगैम्बो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं मिस्टर मोगैम्बो। क्यों? क्योंकि भाई वो बंदा काफी कंफ्यूजिंग है यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला बंदा काफी कंफ्यूजिंग है, मिस्टर मोगैम्बो की तरह एकदम, बिल्कुल। तो हम उसको कहेंगे मोगैम्बो। तो मोगैम्बो के है काफी ज्यादा फॉर्मूलास। क्या क्या फॉर्मूलास मैं बताता हूं आपको जल्दी से। सबसे पहले आता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले बात ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या, बताता हूं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या। देखो बच्चों, ये समझ में आ गया हमें, व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो बेंड होता है। कितना बेंड होता है? नहीं पता ना? एग्जैक्टली। दूसरी बात, व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द स्पीड चेंजेस। कितना चेंज हुआ? नहीं पता ना? एग्जैक्टली। वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n, इट इज इक्वल टू c by v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। चलो एक काम करते हैं, हम लेते हैं मीडियम डायमंड, डायमंड का मीडियम लेते हैं। और ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इस वैल्यू का मतलब क्या है बताता हूं। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, क्योंकि डायमंड मीडियम है ना। चलो वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू c बाई n। c डिवाइडेड बाई n का वैल्यू क्या है? 2.42। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ डायमंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट। c से डिवाइड कर रहे हैं 2.42, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि एक डायमंड के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि स्पीड ऑफ लाइट को वो 2.42 टाइम्स धीमा कर दे, स्लो डाउन कर दे। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर कैन reduce डाउन द स्पीड ऑफ लाइट बाय 1.33 टाइम्स व्हेन द लाइट पासेस थ्रू इट। ग्लास का होता है 1.43। समझ में आई बात? दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझा? बिल्कुल ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी फॉर्मुलास है जो आपको पता ही होंगे। सबसे पहला फॉर्मुला था c by v, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुला था। उसके अलावा चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। चलो एक आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The refractive index of water is 1.33. The speed of light in water is how much? 1.33 into 8 into 10 per 8 meters per second, 3 into 10 per 8 meters per second, 2.26 into 10 per 8 meters per second, और 2.66 into 10 per 8 meters per second। काफी इजी क्वेश्चन है ये, मतलब काफी ज्यादा। फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, n is equal to c by v। n की वैल्यू है आपके पास, c की वैल्यू पता है आपको, v निकल जाएगा, है ना? मैं देता हूं आपको 30 सेकेंड्स के लिए। Let's go and let's kill this guys. Let's kill this question right now. जल्दी 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 जल्दी। बल्ले बल्ले। कौन गाना गाएगा जल्दी बताओ? किसका है ये तुमको? नहीं ना, बिल्कुल किसी का इंतजार नहीं। ओके, द आंसर कम्स आउट टू बी 2.26 into 10 per 8 meters per second। करेंगे कैसे इसको हम करेंगे by applying the formula n is equal to c by v, v is equal to c by n, c is equal to 3 into 10 per 8, n is 1.33। करेंगे डिवाइड तो आएगा 2.26 into 10 power 8 meters per second। समझे? ठीक है, इजी। ओके, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी फॉर्मुलाज आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लो। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर मटेरियल की, स्पेसिफिक होता है। जैसे रेजिस्टिविटी होती है हर एक मटेरियल की अलग अलग, वैसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है हर एक मटेरियल की अलग अलग। पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, हवा का अलग होता है, ग्लास का अलग होता है, आपका अलग होता है, मेरा अलग होता है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि और क्या होती है। अब जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स को कंपेयर करते हैं, समझ रहे हो बात? जैसे कि चलो मान लिया मैं निकाल रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन, इसको मैं करता हूं कलर चेंज, ब्लैक में उठाते हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? मैं इसको लिखूंगा
अच्छा, कंपेयर करना मतलब मैथमेटिकली रेशियो निकालना, डिवाइड करना। तो W मैंने पहले लिखा है तो मैं लिखूंगा W पहले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, लिख दिया, खत्म। तो मैंने क्या किया यहां पे, मैंने यहां पे दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंबाइन किया, कंपेयर किया, तो इसको मैं कहता हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? बिकॉज आई ट्राई टू रिलेट बोथ ऑफ देम, आई ट्राई टू कंपेयर बोथ ऑफ देम, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं NW क्या लिख सकता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू दी नॉर्मल फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं C/V इंटू W, VW है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला है ना वो C/V। NG क्या लिख सकता हूं, C/VG। यहां पर देख सकते हो CC कट गया, फॉर्मूला आ जाएगा आपको VG/VW। ओ हो NW अपॉन NG यहां पे उल्टा हो गया ये। तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, यानी कि कैसे, मैं ले लेता हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, लेकिन जब मैं वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूंगा वो हो जाएगा ऑपोजिट V2 अपॉन V1। सिमिलरली अगर मैं उल्टा लिखूं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 पहले लिखा तो N2 अपॉन N1, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2, ऑपोजिट उसका। जो चीज मैं लिखूंगा पहले वो आएगा न्यूमरेटर में, जो मैं लिखूंगा बाद में वो आएगा डिनोमिनेटर में, बस। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, इसलिए हम इसको बुलाते हैं मिस्टर मोगैम्बो। Okay guys, so I hope all of you guys enjoyed this particular part of refractive index, and thank you so much for giving the correct answer for this question. Moving on forward to the next part. Yes, we came down to the concept of spherical surfaces now for the case of lenses. Obviously refraction तो mirrors में नहीं हो सकती है, transparent नहीं है वो, lenses उठाना पड़ेगा भी आपको। lenses होते हैं दो टाइप के, convex और concave। अब parts of lenses क्या होते हैं, almost same to same as your mirrors. The only difference I would tell you is one thing very simple. Instead of pole, जो पोल होता था, मिरर का सेंटर जो होता था पोल, उसको हम यहां पे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द लेंस। जियोमेट्रिक मतलब अगर ये लेंस है, इस लेंस का सेंटर को जियोमेट्रिक सेंटर, इस लेंस के सेंटर को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, बस। बाई दो सेम है। द ओनली थिंग हियर इज के इमेजिन करो कि लेंसेस हैं ड्रंकर्ड्स, पियकर्ड्स, बेसिकली ड्रंकर्ड्स, ठीक है। मिरर्स हैं सीधा साधा इंसान। होता क्या, मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे मतलब ड्रंकर्ड्स को चीजें दो दो दिखती है ना, पता होगा ना, मूवीज देखा ही होगा आपने, दो चीजें दो दो दिखती है, तो यहां पे भी बहुत सारी चीजें दो दो हो जाती हैं। जैसे कि होता है फोकस होता है लेंस का दो दो, यहां से लाइट निकालूंगा तो यहां फोकस बनेगी, यहां से लाइट निकालूंगा तो यहां से फोकस बनेगी। कॉनकेव में भी यही है भाई, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट आप दोनों जगह से डाल सकते हो इस पर। वैसे अगर फोकस डबल हो गई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो हो जाता है, क्योंकि भाई ये लेंस है, दो सरफेस से बनता है ये, समझ रहे हो ना, यहाँ पे दो सरफेस से बन रहा है देखो लेंस, एक सरफेस से नहीं। अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो जाएंगे, इक्वल वैल्यू में, लेकिन दोनों तरफ से। लेकिन भाई सख्त लौंडा, प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है, विच पासेस थ्रू द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। समझ में आई बात? बस अब चलते हैं हमारे रे डायग्राम्स पे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे रे डायग्राम्स पे। तो रे डायग्राम्स के लिए सेम स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस आपको पता ही होगा इस बारे में। कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस में केस क्या है भाई, सिंपल है, ऑल द लाइट रेज पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass to the focus, all the light rays passing to the focus will appear to pass to the parallel to principal axis, all the light rays passing through the optical center will have no refraction at all and will go straight forward, है ना, ये आपको पता है इस बारे में। तो चलो चलते हैं और इसका करते हैं हम सिमुलेशन दोबारा। ये आ गए हम सिमुलेशन में, इस बार हमको यूज करना है लेंसेस। तो उठा लिया हमने लेंसेस और ये हमारे सामने कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, देख रहे हो आप। सो when the object is at infinity, अब मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है दैट द रे डायग्राम्स ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस आर सेम। जैसे कि याद दिलाता हूं आपको, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट ऑन सी, इमेज ऑन सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट ऑन एफ, इमेज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड पी, इमेज वर्चुअल। सेम सिनेरियो यहां पे भी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज एट focus, object beyond C, image is between C and F, object on C, image is on C2, object
between C and F2, image is beyond C2. सेम सिनेरियो, सबका सेम है, बस इतना है दिक्कत यहां पे है कि यहां पे रिफ्रैक्शन होता है, वहां रिफ्लेक्शन होती है. दूसरा, in the case of a mirror, the image is formed in front of the mirror when it's real, but in the case of a lenses, the image is formed दूसरी तरफ, behind नहीं बोलूंगा, दूसरी तरफ बनती है, on the opposite side of the lens, बस. And when the object is on focus, the image is formed at infinity. नहीं दिखेगा, जा चुका है वो जन्नत. When the object is between optical center and focus, image is formed virtual and erect on the same side of the lens, on the same side, क्योंकि आगे पीछे नहीं है, ऑन दी सेम साइड बस. अब जैसा हमारा शाहरुख खान हुआ करता था फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, देयर इज ओनली वन केस व्हेन द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल वर्चुअल इमेज. सेम गोस फॉर दिस आल्सो. यहां पे ये भी शाहरुख खान है. 6 रे डायग्राम, 6 रे डायग्राम्स अगेन सिंपल, इट इज फॉर्मिंग शाहरुख खान. और आपको एक मजे की बात बताता हूं. मजे की बात यह है कि यहां पे भी आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, क्या शॉर्ट फॉर्म था इसका, ये SRK, तो SRK का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बी, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड. और क्या शॉर्ट फॉर्म होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड. वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो एनलार्ज हो गया वो. बस जैसा मैंने कहा, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम इज इक्वल टू कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम. इसी बेसिस में आपको यह भी कह सकता हूं मैं कि कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम विल बी इक्वल टू कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम. देख लो आप भाई, ये बंदा अगेन सख्त लौंडा है. देख लो आप, जो चाहे कर लो. ना 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 पिज्जा आएगी, देख रहे हो, जो चाहे कर लो. मेरा हाथ दर्द होगा और कुछ नहीं होगा. इमेज नहीं आगे बढ़ेगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच या ऊपर कहीं से आगे बढ़ेगी नहीं हो. देख रहे हो आप. सेम केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज इज ऑलवेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. देख रहे हो. तो इसका क्या शॉर्ट फॉर्म था भाई, याद है आपको, इसका शॉर्ट फॉर्म था हमारे अपने वेद भाई, always a virtual erect and diminished image for a concave lens. Same. ठीक है. तो आई होप ऑल गाइस गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अब चलो आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमारे यहां पे. ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का आंसर देना. When object moves closer to the convex lens, the image formed by it shift away from the lens, towards the lens, first towards and then away from the lens, फर्स्ट अवे देन टूवर्ड्स द लेंस. जब ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आ रही थी, आपने क्या देखा, इमेज दूर जा रही थी, नजदीक आ रही थी, कि पहले दूर गई फिर नजदीक आई, फिर या तो फिर पहले नजदीक आई फिर दूर गई. कौन सा लगता है आपको? सिंपल सा आंसर. आपने सिमुलेशन देखा ना, सिमुलेशन अगर आपने देखा है तो 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए. 5 4 3 2 1 एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गेव मी द आंसर एज सर अवे फ्रॉम द लेंस. हाँ यार, देख लो, एनिमेशन देख लो. ऑब्जेक्ट जा रहा है लेंस के नजदीक, इमेज कहां जा रही है वो, जन्नत जा रही हो, जन्नत. बाय इमेज, बाय, कभी अलविदा ना कहना. ओके, आगे वापस. ठीक है, ओके. फिर कॉनकेव लेंस की बात है, वो तो हमने कर ली कॉनकेव लेंस की बात. हाँ, ये आंसर भी दे दो जल्दी से. डाइवर्जिंग लेंस विल प्रोड्यूस ऑलवेज रियल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज. नन ऑफ दिस. इसका आंसर हमें पता है. क्या आंसर इसका? ऑप्शन ए ना, ऑलवेज रियल इमेज. नहीं ना, हाँ, इट फॉर्म्स विद वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ऑलवेज. बस. अब आती है बात साइन कन्वेंशन की. साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लेंसेस. मतलब मिरर का और लेंस का ऑलमोस्ट सेम ही है. बात यह है कि अभी मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा. मॉडिफिकेशन सबसे पहले मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मिरर के सिनेरियो में इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिहाइंड द मिरर मेक सेंस, क्योंकि मिरर का सरफेस है एक. लेंस के सिनेरियो में वो काम नहीं करता, क्योंकि लेंस में दोनों तरफ से आप बेच सकते हो लाइट को, तो इन फ्रंट और बिहाइंड नहीं होती है. लेंस का आगे का भाग और पीछे का भाग नहीं होता है. हाँ, कुछ गलत हो गया ना. इंटरेस्टिंग. डैम. हाँ बच्चों, कुछ इमेजिन मत करो, वापस आते हैं इसमें. ओके, सो द पॉइंट बीइंग, I cannot specify which part of the lens is front or behind, because obviously light can come from both the sides. So what I'm going to do is I'm going to keep a reference. मैं किसी चीज को रेफरेंस मानूंगा, जैसे कि मेरा होता है ऑब्जेक्ट. चलो मान लो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे, तो जहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लेंस का फ्रंट पार्ट. समझ में आया? जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लेंस का फ्रंट पार्ट. अब तो बात क्लियर हो गई. सो द ऑब्जेक्ट इज देयर, एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द लेंस or anything towards the object,
इज नेगेटिव. सेम सिनेरियो अभी. बिहाइंड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. ये सेम हो गया अभी. सेम कॉनकेव के लिए भी सेम. समझ में आया? तो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर दिया. अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरफ, चलो मान लिया कि इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर मैंने रखा है ऑब्जेक्ट को इस तरफ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एनीथिंग टूवर्ड्स, जहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा वो फ्रंट हो जाएगी. और एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ लेंस नेगेटिव, बिहाइंड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. ऐसे कर लेना. समझ में आई बात? सिंपल से सिंपल. एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड द मिरर इज नेगेटिव, एनीथिंग बिहाइंड द लेंस और द मिरर इज पॉजिटिव. लेंस में होती है दोनों तरफ से, तो ऑब्जेक्ट को मान लो इन फ्रंट. ठीक है, बस. और इसके बाद आता है आपका लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला में आपको पता ही होगा, फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और उसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है v/u. तो v/u में डिफरेंस क्या है? नेगेटिव नहीं है बस. मिरर में होता है नेगेटिव, लेंस में होता है नो नेगेटिव. अब बहुत बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में हमेशा. तो डिफरेंस क्या है मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में? लेंस फॉर्मूला में है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और आपका मिरर फॉर्मूला क्या है? आपका मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. पहले आपने कौन सा पढ़ा है? पहले आपने पढ़ा है ये, मतलब पहले पॉजिटिव वाला पढ़ा है. तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि एवरी सिंगल टाइम पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी से पहले सोचना. कुछ भी बोल दिया मैंने, क्या बोल रहा हूं मैं? हमेशा पॉजिटिव सोचा करो. ठीक है, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को नेगेटिव थॉट्स से पहले लाया करो, नेगेटिव थॉट्स को लाओ मत. ठीक है. और सिंपल वे टू रिमेंबर इज गाइस, ऑलवेज रिमेंबर मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला को ऑपोजिट होगा. ऑलवेज रिमेंबर द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ऑफ द मिरर m इज इक्वल टू माइनस v/u. लेंस फॉर्मूला को ऑपोजिट होगा विदाउट नेगेटिव साइन. ठीक है. ओके, आई होप यू गाइस गॉट दिस पॉइंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर द केस ऑफ योर lenses. Let's go.